समाज में व्याप्त अंधविश्वास, स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य और मोक्ष की अवधारणाएं सदियों से विज्ञान और अनुसंधान के रास्ते में रोड़ा बनती रही हैं। दुनिया भर में ज्ञान विज्ञान की तरक्की और सूचना संचार क्रांति के बावजूद हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी बाबाओं, ओझाओं, मौलवियों, पादरियों के आगे नतमस्तक रहती है और विज्ञान की तरफ पीठ करके खड़ी रहती है। इस सन्नाटे को तोड़ने की एक उम्मीद जगी है उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी में, जहां साइंस फॉर सोसाइटी यूनाइटेड नाम की संस्था ने देहदान को लेकर एक ऐतिहासिक पहल की है। 3 अगस्त को हल्द्वानी नगर निगम सभागार में साइंस फॉर सोसाइटी यूनाइटेड द्वारा एक विशेष देहदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़ियों, पाखंडों की गिरफ्त में पड़े देश में जहां लोग अपनी धन संपत्ति के एक हिस्से को दान तो करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी मानवता की सेवा करने के लिए अपनी देह का दान वही कर सकते हैं जो लोग वास्तव में समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। हल्द्वानी में आयोजित इस कार्यक्रम में 6 महिलाओं समेत कुल 17 लोगों ने मृत्यु उपरांत देहदान करने की शपथ ली। इस अवसर पर हमने आयोजक संस्था साइंस फॉर सोसाइटी यूनाइटेड के संयोजक मदन मेहता जी से उनके इस अभियान के बारे में विस्तार से बात की। सहकार रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका मदन जी। हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताइए कि कैसे इस तरह के आयोजन करने का विचार आया। सहकार रेडियो के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं मदन साइंस फॉर सोसाइटी के संयोजक के रूप में रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में काम कर रहा हूँ और हमारी जो सोसाइटी है उसका निर्माण वर्ष 2020 में किया गया और हमने देखा कि जो उत्तराखंड या पूरे देश के अंदर तमाम तरीके के अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं। जहाँ एक और जो हमारा संविधान है जो 51AH ये कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है। संविधान कहता है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका समाज के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि समाज में अनेक प्रकार के भांति भांति के अंधविश्वास अभी भी वर्तमान में व्याप्त हैं और उसी के तहत हमने इस सोसाइटी का गठन समाज में अंधविश्वास को दूर करने के लिए इसका गठन किया है। हमारा जो नारा है वो है कि अंधविश्वास से नाता तोड़ो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। तो इसी के तहत हमने जो 2020 में कोरोना काल में भी 15 डॉक्टरों की एक टीम का गठन किया था। उसमें हमने लोगों को निःशुल्क उस दौरान डॉक्टरों के माध्यम से सहायता भी दी गई थी और इसी के साथ साथ हम जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और बच्चों के स्कूल में जाके अंधविश्वास है जो हमारे समाज में जो बाबा, मौलवी इस प्रकार के जादू टोना टोटका जो करते हैं, जो समाज को कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है और हम अपनी शक्ति के प्रदर्शन से ही हम ये चीजें करते हैं, उनका पर्दाफाश भी हमने जो मैजिक ट्रिक है उसकी असलियत क्या है उसके बारे में भी बच्चों को बताते हैं। तो इसी के तहत हमने सोचा कि वर्ष 2024 में हम सभी व्यक्ति, सभी इंसान ये चाहता है कि वो एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करे। तो उसी के तहत हमने देखा कि जो समाज में जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके शरीर को या तो हिंदू धर्म के अनुसार जला दिया जाता है, मुस्लिम धर्म के अनुसार से दफनाया जाता है। अनेक अनेक धर्मों की अनेक अनेक प्रथाएं हैं। तो हमने सोचा कि जीते जी तो हम मानव समाज के काम आ रहे हैं, मानव समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं और मरने के उपरांत भी हमारा जो शरीर है वो एक कुशल जो चिकित्सक होता है, कुशल डॉक्टर जब तैयार होता है, जब वो MBBS की पढ़ाई कर रहा होता है तो उस दौरान उसे एक मानव शरीर की आवश्यकता होती है, मृत शरीर की। और जो उसे नहीं मिल पा रही है वो क्या कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल बॉडी पे परीक्षण कर रहे हैं। तो तभी हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम एक समाज में कुशल डॉक्टर तैयार होने के लिए अपने देहदान मेडिकल कॉलेज को करें। इसी के तहत हम पिछले वर्ष 2024 में रामनगर के अंदर 10 महिलाओं सहित 28 लोगों ने देहदान का संकल्प लिया है। अरे वाह। और आज हमने नगर निगम हल्द्वानी में भी देहदान संकल्प जो प्रोग्राम किया था उसमें 17 लोगों ने देहदान संकल्प लिया है। अच्छा। सभागार में जो प्रोग्राम हुआ उसमें सुश्री तिवारी शरीर रचना विभाग की जो विभागाध्यक्ष हैं दीपा देवकर जी, उनके द्वारा लोगों से सवाल जवाब किए गए और काफी लोगों के काफी सवाल आ रहे थे कि हम अपने अंग भी दान कर सकते हैं, आई डोनेट कर सकते हैं, क्या हम एक बार वहाँ अपने शरीर दान करने के बाद कुछ दिनों बाद उसे वापस ले सकते हैं जो ऑर्गन्स हैं उनका प्रयोग होने के बाद, और क्या हम अपनी जो हमने देह दी है हमारे परिवार वाले उन्हें देखने आ सकते हैं। इस तरीके के काफी सवाल जवाब भी वहाँ हो रहे थे और उनके सवालों का उत्तर डॉक्टर साहब दे रहे थे। तो लगातार साइंस और सोसाइटी का यही काम आगे भी रहेगा कि समाज की बेहतरी के लिए कुशल डॉक्टर हमारे समाज को मिले, तो इसके लिए अधिक से अधिक लोग देहदान करें। बिल्कुल।
ये सवाल मदन जी आता है कि जो कि हम देख रहे हैं कि समाज में प्रगतिशील या वैज्ञानिक चेतना के लोग बहुत कम हैं आज की डेट में। तो ये कौन लोग होते हैं जो इसके लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाते हैं? और आपको इसके लिए क्या-क्या चुनौतियाँ आई इस बीच, उनको तैयार करने की दिशा में जब भी आप काम कर रहे थे? इसमें अभी तक जिन लोगों से हमारा संपर्क हुआ है, जिन लोगों ने देहदान किया है, हुँ। उनमें जो अधिकतर लोग हैं, वो जो मानव समाज की बेहतरी के लिए जो काम करना चाहते हैं, उसमें से अधिकतर लोग जो परसेंटेज है उनके ज़्यादा है। अच्छा। और उसमें जो सामान्य लोग भी हैं, लेकिन वो भी मानव समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा भी ये कदम उठाया गया है। और जब अच्छा। हम लोगों से संपर्क करते हैं उस दौरान, जैसे कोई मेल देहदान का संकल्प लेना चाहता है, तो उसके जो परिवार है वो उसमें बाधा आ जाती है। अच्छा। जैसे हमने अभी इसी प्रोग्राम के लिए काशीपुर में किसी साथी से संपर्क किया था, तो वो तैयार हो गए थे देहदान के लिए, संकल्प के लिए। लेकिन अच्छा। जब उन्होंने अपने परिवार में बात करी, तो हुँ। उनके परिवार ने उन्हें सहमति नहीं दी। अच्छा। तो आज हम जो हमारा जो उद्देश्य यही है कि हम अपने स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को जो जागरूकता अभियान हम कर रहे हैं उसमें लेके आएँ, ताकि हम उन्हें भी जागरूक कर सकें। और हमारे समाज के अंदर जिस समय मृत्यु होती है, तो छोटे-छोटे जो धर्म की अड़चनें हैं, वो हमारे सामने आती हैं। छोटी से छोटी अड़चनें भी सामने आती हैं। लेकिन जब हमने देखा कि कोरोना काल में कोई अड़चन सामने नहीं आई, जब हस्बैंड हो चाहे पति हो, बॉडी को छूने तक तैयार नहीं था, या उसके रिश्तेदार उसको छूने तक तैयार नहीं थे, तब वो अड़चनें, धार्मिक अड़चनें कहाँ गई आपकी? हिंदू ने मुसलमान की चिता को आग लगाया, मुसलमान ने हिंदू की, तो ये उस दौरान जो ये चीजें आई, उस दौरान तो कोई आपकी धार्मिक अड़चन सामने नहीं आई। हाँ, कुछ सवाल इसी से जुड़े हैं मदन जी। तो इसमें और क्या-क्या व्यवधान आते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति अगर अपनी देहदान करना चाहता है, तो क्या वो तभी देहदान कर सकता है जब परिवार के सभी लोग उसके लिए सहमति दे दें, लिखित रूप में? कोई भी व्यक्ति अगर देहदान करना चाहता है, तो अपना स्वैच्छिक देहदान कर सकता है। उसमें परिवार की सहमति इसलिए है कि उसका जो उत्तराधिकारी है, कम से कम जो उसका उत्तराधिकारी है, बेटा या बेटी, या उसका भाई या उसका बहन, उसकी सहमति इसलिए ली जाती है कि जब मैंने देहदान का आज संकल्प लिया और भविष्य में मेरी मृत्यु हो गई, तो जो सूचना देगा वो मेरा घर वाले ही मेडिकल कॉलेज को सूचना देगा। तो मेडिकल कॉलेज को पता नहीं है कि जिसने संकल्प लिया है उसकी मृत्यु हो गई है, तो मेरा उत्तराधिकारी ही वहाँ सूचना देता है। तो मेडिकल कॉलेज से गाड़ी आती है, उसे लेके जाती है। तो अगर वो सहमत नहीं होगा, तो भी जो मैंने संकल्प लिया है वो भी अधूरा रह जाएगा। ओके, तो इसमें आपने पति या पत्नी का नाम ले लिया, क्या वो इसमें शामिल नहीं होते? हाँ, पत्नी और पति भी शामिल हो सकते हैं। जैसे पत्नी अगर संकल्प ले रही है, तो उसका पति भी गवाह बन सकता है। अगर पति ले रहा है, तो उसकी पत्नी, दोनों गवाह हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। तो अगर ये दोनों सहमत हैं, तो फिर और किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है? उसमें एक गवाह सामान्य और किसी को भी आप रख सकते हैं। कोई भी मतलब परिवार का ना भी हो तो चलेगा? चलेगा, हाँ। ठीक है। आपने शायद आज किन्हीं को सम्मानित भी किया है, तो वो कौन थे जिन्हें सम्मानित किया गया है? उनके बारे में थोड़ा बताएँगे? एक पत्रकार हैं जगमोहन रौतेला जी, तो उनकी पत्नी को कैंसर था, तो जब उनकी लास्ट स्टेज कैंसर की चल रही थी, तो उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो मेरी देह है वो सुशीला तिवारी को डोनेट कर दी जाए। अच्छा। तो उसके 1 माह बाद ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और उन्होंने हॉस्पिटल से ही ये संकल्प लिया था। उसकी मृत्यु के उपरांत उनके पति जोगिंदर रौतेला द्वारा उनके देह को मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी को दे दिया गया। और इसी संबंध में साइंस ऑफ सोसाइटी ने उन्हें उनका आभार व्यक्त किया कि आपके द्वारा जो एक सराहनीय कार्य किया है और मानव समाज के हित के लिए जो काम किया है, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। भविष्य में अगर कोई देहदान करना चाहते हैं, जैसे कि आप वार्षिक रूप से ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो अगर भविष्य में कोई करना चाहता है तो क्या उस कार्यक्रम तक ही वेट करना पड़ेगा या ये और कोई भी प्रक्रिया है? नहीं, इसके लिए नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से भी फॉर्म भर सकता है, और उसको साल भर की कोई इंतजार की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कभी भी, जब भी उसकी इच्छा चाहे, वो मेडिकल कॉलेज से फॉर्म ले सकता है और उसे भर के, और कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, कोई आसान प्रक्रिया है वो। उसमें शपथ लेनी है कि मैं अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज को मानवता की भलाई के लिए दान देना चाहता हूँ। ठीक है, एक सिंपल फॉर्म है। सिंपल है। दूसरा एक सवाल ये भी है कि कई लोगों के दिमाग में, मन में ये बात भी आती है कि मैं अभी देहरादून में हूँ और मैं रहने वाला अल्मोड़ा का हूँ, तो मैं कहाँ देहदान करूँ? तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी देहदान संकल्प ले सकता है। अच्छा। और जिस दौरान उसकी मृत्यु होगी, अगर मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ और मैं भविष्य में अपने बच्चों के साथ दिल्ली चले गया, तो उस दौरान जो नजदीकी मेडिकल कॉलेज होगा, वहाँ आपकी बॉडी, व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है, उसकी देह को आप वहाँ पहुँचा सकते हैं। जो भी नजदीकी मेडिकल कॉलेज होगा उसको दे सकते हैं।
क्या ऑफलाइन हम कहाँ से यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी अगर चाहे तो कहाँ से कर सकता है? क्या उसको मेडिकल कॉलेज ही जाना पड़ेगा या स्थानीय जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय है वहां से भी ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है? नहीं, ये फॉर्म तो या तो आप किसी भी व्यक्ति को जो मेडिकल कॉलेज है वहां से मिलेगा, अच्छा, और कहीं नहीं मिलेगा? और या फिर हमारे सोसाइटी के माध्यम से भी हम उन्हें भेज सकते हैं। अगर हमें संपर्क हमारे फोन नंबर पर फोन करेंगे, हम भी उन्हें PDF फाइल बना के भेज सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल छूट रहा है जो कि जानकारी के लिए हमारे श्रोताओं को आप बता सकते हैं, क्योंकि इस अभियान में लगे हुए हैं तो आपको जानकारी हुई होगी कि देश में प्रतिवर्ष कितने लोग अपनी सहमति से देहदान करते हैं, और आपके जैसे कि उत्तराखंड का कोई आंकड़ा हो पिछले 2-4 सालों का या पिछले साल का, तो ऐसी कोई जानकारी हमारे श्रोताओं को दे पाएंगे आप? अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे हल्द्वानी में, उसी दौरान जो डॉक्टर दीपा देवपा थी, उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक उत्तराखंड में 300 से ज्यादा लोगों द्वारा देहदान का संकल्प लिया गया है। अच्छा। और उनका कहना ये भी था कि पहले तो उनको लावारिस जो मृत शरीर था वो मिल जाता था आसानी से। अच्छा। और वो वर्तमान में स्थिति ये है कि वो सरकार द्वारा उस पर भी रोक लगा दी गई है। अब उन्हें जो लावारिस जो मृत शरीर हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा। पिछले 6 माह से उत्तराखंड के सुसरा तिवारी में पिछले 6 माह से कोई उन्हें शव उसके लिए नहीं मिला है। ओके। और जो मानक वो है कि वो 10 से 12 छात्र पे एक मृत शरीर होना चाहिए। ओके। और वर्तमान स्थिति कुछ और है कि 70 से 90 लोग 90 छात्रों पर एक मृत शरीर है। तो इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता अभियान इसीलिए हम चला रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, अधिक से अधिक देहदान करें। अंगदान और देहदान में क्या फर्क है, और क्यों लोगों को अंगदान करना चाहिए या देहदान करना चाहिए? ज्यादा जरूरत किसकी है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। जैसे इसमें यह है कि अंगदान में जैसे आपने आई डोनेट करी अपनी, और कोई बच्चा जन्म से अंधा है, उसको आपकी आंखें मिल जाएंगी। जैसे किडनी है, किडनी 2 किडनियां होती हैं, तो एक किडनी आप दान कर सकते हैं, उसका जीवन बचा सकते हैं। अच्छा। और दूसरा इसमें एक जानकारी मैं ये भी देना चाहता हूँ श्रोताओं को कि कोई भी एक्सीडेंटल बॉडी वो नहीं लेते हैं। स्टोर करने में उससे परेशानी होती है कि उसे वो ज्यादा समय तक नहीं रख पाते। छोटा मोटा अगर क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसे ले लेते हैं। HIV पॉजिटिव है उसे भी नहीं लेते हैं। और जैसे कोरोना काल में भी वो जो कोरोना जो वायरस फैलने वाली जो बीमारी है उस बॉडी को वो नहीं लेते। ओके। ये तो इस बारे में और कोई जानकारी मदन जी आपको देना चाहें? हमारी बातचीत में कोई जानकारी छूट गई हो तो आप बता सकते हैं श्रोताओं को। नहीं, मैं यही श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि हम समाज के अंदर जब हम प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की होती है, जब वो इस पढ़ाई को करते करते हाई स्कूल इंटर पास करता है, और उस दौरान हम साइंस पढ़ते हैं, और हम साइंस इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स मिलें और हम अपने क्षेत्र में जाएं, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे वैज्ञानिक बने, कोई भी किसी भी फील्ड में जाके काम करेंगे। और मैं यही मानता हूँ कि उस दौरान जो पढ़ाई साइंस की जाती है बच्चों द्वारा, वो केवल मार्क्स पाने के लिए की जाती है। जब वो अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो उसकी अहमियत कुछ और हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि वो पढ़ाई तो साइंस की करते हैं, साइंस उन्होंने पढ़ा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें साइंस नहीं पढ़ा है। जब वो अपनी फील्ड में जाते हैं, साइंस पढ़ने के उपरांत भी मुझे हैरानी होती है इस बात की कि एक साइंस पढ़ने वाला छात्र ये कहता है कि वो मंगलवार के दिन नाखून नहीं काटेगा, वो शनिवार के दिन बाल नहीं काटेगा, उसके लिए भी वो दिन निश्चित करेगा। हाँ। जबकि पूरे वर्ष के 365 दिन बराबर हैं। हाँ। तो श्रोताओं से यही निवेदन है कि जो समाज के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, और एक नए समाज का निर्माण तभी हम कर सकते हैं, बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हमारे श्रोताओं को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद।